हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये क्या है? अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी सी एक्सटेंशन हो रही है वो क्या हो रही है? ये एक्सटेंशन हो रही है कि जो भी हमें इक्वेशंस मिलेगी या जो भी वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में मिले। तो कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी आ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन का कोई भी कंट्रोल हमारा नहीं है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी कि आपको लीनियर इक्वेशन नहीं मिल पाएंगी, चाहे आप वहाँ पे दो सिचुएशन ले लें। दो सिचुएशन लेने पे दो इक्वेशन तो बन जाएंगे। दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन या कोई भी दो चीज़ को हम एक को x लेके एक को y लेके वो दो वेरिएबल का कंसेप्ट भी हमारा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनाएं। तो ये हमारे यहाँ पे एक नीड आ जाती है, जहाँ पर हम गिवन सिचुएशन पे जो इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट लगाएंगे कि हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाए। और जो भी कंसेप्ट या जो भी हम चेंजेस लगाएंगे, लास्ट में वो चेंजेस रिवर्स कर देंगे ताकि हमारी गिवन सिचुएशन या प्रॉब्लम में कोई वेरिएशन इफेक्ट ना करे। ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम कोई एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। बट एग्जाम्पल स्टडी करने से पहले इसके कुछ केसेस हैं, वो स्टडी कर लेते हैं। केसेस क्या हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेथड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रिड्यूस करने का, वो है सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में कुछ केसेस हैं, वो हम स्टडी करते हैं। पहला केस आप देख सकते हैं, कई बार क्या होता है कि जो हमारी सिचुएशन है वो फॉर्म ले लेती है 1/x एंड 1/y का। मतलब हमने वेरिएबल तो ले लिए x एंड y, दो वेरिएबल, लेकिन बनाते टाइम वो सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते टाइम वो 1/x और 1/y का अगर फॉर्म ले लेती है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होती। क्योंकि आपको मालूम है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में हमारे सारे ऑपरेशंस अलाउड हैं। हम इनटू भी यूज़ कर सकते हैं, हम एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने पॉलिनोमियल में पिछले वीडियोस में पढ़ा था। लेकिन वहाँ पर डिवीजन अलाउ नहीं था। तो अगर ऐसा केस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन का। 1/x को हम क्या कर लेंगे? p ले लेंगे, और 1/y को हम q ले लेंगे, जिससे हमारी इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी pq, और p की पावर यहाँ 1 है, q की पावर यहाँ 1 है। तो ये हमें फॉर्म दे देगी लीनियर इक्वेशन की, जहाँ पे 1/x और 1/y लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करके जो p और q की वैल्यू हमें लास्ट में मिलेगी उसको रिप्लेस कर देंगे 1/x और 1/y से, जिससे हमें फाइनली मल्टीप्लाई जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो भी कैलकुलेशन करनी है, फाइनली हमें x एंड y मिल जाएगा। तो एक ऐसे केस में हमें सिर्फ क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। कई बार क्या होता है, केस कुछ डिफरेंट आ जाता है। डिफरेंट केस क्या है? हमें फॉर्म मिल जाती है 1/x प्लस माइनस a 1/x प्लस माइनस b। पिछला केस हमारा सिर्फ वेरिएबल को लेकर था, बट इस केस में हमें क्या मिल रहा है? नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मिल रहा है, मे बी एडिशन के साथ या मे बी सब्ट्रैक्शन के साथ। अगर ऐसा केस भी आ जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/x प्लस है या माइनस है कांस्टेंट के साथ, p के साथ कर देंगे 1/x प्लस माइनस b को हम क्या करेंगे? q के साथ रिप्लेस कर देंगे। हमारे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि p की पावर 1 है, q की पावर 1 है। तो ऐसी फॉर्म को हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है, हमने वेरियस मेथड्स पढ़ लिए हैं। और जब फाइनली p एंड q आ जाएगा तो जो हमने एज्यूम किया इनिशियली, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया इनिशियली, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से हम क्या करेंगे? इस रेशो की वैल्यू ले आएंगे, वहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। केस 2 यहाँ पे हमने बात की है। एक और केस आ जाता है, केस 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। केस 1 में एक ही वेरिएबल था, केस 2 में वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट था प्लस एंड माइनस। केस 3 में क्या है? दोनों वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, एक बार एडिशन के साथ एक बार सब्ट्रैक्शन के साथ। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कैसे उनकी फॉर्म आ रही है। अगर दोनों वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये नीचे आ चुके हैं लीनियर इक्वेशन नहीं दे पाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? p एंड q लेके कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी p एंड q की पावर 1 होने के कारण। सॉल्व करेंगे, p एंड q आते ही जो भी हमने एज्यूम किया होगा रिप्लेस हो जाएगा, और फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो ये जितना भी कंसेप्ट है रियल लाइफ सिचुएशन के बेस जितनी भी इक्वेशंस बनेगी उसको लीनियर इक्वेशन में लाने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो आइए कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने एग्जाम्पल शो किया है। This is example 1. 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken to finish the work by one man alone. ये क्वेश्चन आपको क्लियरली पता लग रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा वर्क एंड टाइम को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ 10th के अकॉर्डिंगली ही नहीं, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, 8th क्लास में ये कंसेप्ट आ चुका है। जब भी वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनके रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिलेशन बहुत सिंपल है, वर्क एंड टाइम आपस में रेसिप्रोकल की तरह कंसीडर करते हैं। रेसिप्रोकल कैसे? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि एक आदमी है, वो आदमी एक काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर दिन की बात की जाए, डेज की बात की जाए, तो कितने दिनों में उसने काम कंप्लीट किया? 5 डेज में। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि उसने एक दिन में कितना काम किया होगा। एक दिन में उसने 1/5 काम किया होगा। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। 5 डेज का काम अगर 1 डे में लेकर आना है तो 5 को क्या कर देना? 1/5। ये 1/5 वर्क की तरह कंसीडर करेगा। और थोड़ा सिंपल एग्जांपल हूँ कि एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है। एक काम 2 दिन में हो रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? हाफ काम करेगा। बहुत सिंपल। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाता है कि वर्क एंड टाइम आपस में रेसिप्रोकल की तरह चलते हैं। अगर मैंने डेज दे दिए 10 तो उसका एक दिन का काम कंसीडर होगा 1/10। अब थोड़ा वेरिएबल की फॉर्म में बात करते हैं। अगर मैंने बोला एक आदमी एक काम को x डेज में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/x। वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी आ जाता है, पर्सन ए, पर्सन बी। तो अगर पर्सन बी है वो उस काम को, अब हम डिफरेंट लेंगे, एक वेरिएबल एक्स ले लिया तो दूसरा हम क्या लेंगे? वाई लेंगे। एक दूसरा पर्सन आ चुका है, वो उसी काम को क्या कर रहा है? एज्यूम कर रहे हैं, तो हम वाई ले लेते हैं कि वो वाई दिन में, वाई डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/y। बस ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन बन जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनती हमें उसको रिड्यूस करना अब आता है। हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, लीनियर की फॉर्म में ले आना है। सिचुएशन चेंज तो हम नहीं कर सकते, जो भी चेंजेस करेंगे लास्ट में वो चेंजेस बैक करेंगे ताकि हमें फाइनल आंसर करेक्ट मिले, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मिले। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे फाइनली जो पूछा गया है कि हमें टाइम निकालना है जहाँ पर 1 मैन अलोन, वो अकेले उस काम को कर पाए। यहाँ पर मैन की भी और डिफरेंट मैन की भी बात हो रही है और बॉयज़ की भी बात हो रही है। आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन में हम 2 वेरिएबल के साथ डील करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे कि आपके वहाँ 2 सिचुएशन बने, 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सन की जो बात हो रही है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मैन एंड बॉयज़। तो हम एज्यूम करेंगे टाइम टेकन बाय 1 मैन टू डू अ वर्क। तो अगर वो टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंपली वेरिएबल से हम एज्यूम कर सकते हैं एक्स एंड वाई। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एजम्पशन से, लेट द टाइम। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो टाइम की बात हो रही है, वर्क एंड टाइम की बात हो रही है, तो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं काम करने के लिए। और जो टाइम होता है कई बार वो आपको आवर्स में दिया होता है, कई बार आपको वो डेज में दिया होता है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है डेज में है, तो जो भी हमारी एजम्पशन होगी वो डेज के अकॉर्डिंगली होंगी, वो कंसीडर टाइम की फॉर्म में ही होगा। सो लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन alone to do a piece of work। एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर इसको x, क्योंकि टाइम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये डेज होगा, कई बार ये आवर्स भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे मैन के अलावा बॉयज़ की बात हो रही है। 1 मैन है तो MAN लिखेंगे, मैनी है, यू नो द प्लूरल एंड सिंगुलर, ज़्यादा है तो MEN, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए वहाँ पे। सेकंड हम लेंगे टाइम टेकन बाय
1 boy to complete a piece of work। पहले हमने x ले लिया तो दूसरी बार हम दूसरे पर्सन के लिए हम क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। बट यहाँ पे हमें जो टाइम की बात हम कर रहे हैं x डेज एंड y डेज, वो हमारा टाइम है, डेज है। अगर मुझे वो एक दिन के लिए बात करनी हो तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। अगर x है डेज तो 1 डे के अकॉर्डिंगली कितना काम होगा, मतलब डेज को अगर मुझे वर्क में कन्वर्ट करना है, 1 डे वर्क में कन्वर्ट करना है तो 1/x हो जाएगा, और बॉय के लिए वो हो जाएगा 1/y। तो आगे हम कैसे इसको डील करेंगे, हमें एक दिन के वर्क के अकॉर्डिंगली इसको डील करना होगा। तो हमें x एंड y की फॉर्म ऐसे नहीं लेनी है, उसको 1 डे वर्क की फॉर्म लेनी है। मतलब टाइम की फॉर्म हम एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन में कैसी फॉर्म कंसीडर करेंगे, वर्क की फॉर्म कंसीडर करेंगे। बिकॉज इफ द डिफरेंट पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर, तो उनका एक दिन के काम के साथ कंपैरिजन होता है, उनके टाइम के साथ कंपैरिजन नहीं होता। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें कन्वर्ट करना होगा ये जो टाइम है, ये जो डेज है, वर्क में। तो टाइम को वर्क में कन्वर्ट कैसे करना है, रेसिप्रोकल करके। तो x का बन जाएगा 1/x किसके लिए, मैन के लिए, और y का बन जाएगा 1/y किसके लिए, बॉयज़ के लिए। तो वो क्या बनेगा देखते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 1 डे वर्क ऑफ अ मैन। सो अभी हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/x। ऑल्सो 1 डे वर्क ऑफ अ बॉय। सो बॉय का क्या होगा, 1/y। तो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि हमारे x एंड y वेरिएबल डिवीजन फॉर्म में आ चुके हैं, नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में आ चुके हैं। जो भी इक्वेशन ये हमें देंगे वो इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, अगर लीनियर नहीं होती तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, उसको लीनियर बना देंगे और लास्ट में एक्शन अपना रिवर्स कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक बार सिचुएशन देखते हैं क्या है। अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल्स को एज्यूम किया है, वेरिएबल्स को सेट किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 8 मैन, मतलब 1 मैन नहीं है, 8 मैन है। अगर 1 मैन का वर्क 1/x है तो वहाँ पे 8 मैन आ जाते हैं, तो उनका वर्क क्या होगा, 8 × 1/x, तो ये हो जाएगा 8/x। वेरी सिंपल। और वहाँ पे बॉयज़ भी 1 नहीं है, बॉय 1 नहीं है, बॉयज़ हैं 12 बॉयज़ हैं। अगर एक बॉय उस काम को एक दिन में 1/y करता है तो 12 कितने करेंगे, हमें इंटू करना होगा। तो बॉयज़ के लिए वो हो जाएगा 12/y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 80 क्यों लिखते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 8 मैन बन जाएगा 8 × 1/x, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 8/x। एंड 12 बॉयज़, 12 बॉयज़ का हम यहाँ पे लेंगे 12/y। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है, टुगेदर है, टुगेदर के लिए हम करते हैं एड, इज इक्वल टू कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। अब ध्यान रहे, हम जो भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एडिशन के बाद हमें जो थिंग जो यहाँ पे मिल रही है, जो क्वांटिटी मिल रही है, वो सेम होनी चाहिए। 8/x जो है हमारा 1 डे वर्क है 8 मैन का, 12/y 1 डे वर्क है 12 बॉयज़ का, और यहाँ पे 10 डेज, मतलब मैं इक्वल टू अगर 10 लिख देती हूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि ये वर्क है और ये भी वर्क है। दो वर्क जब ऐड होंगे तो वो हमें वर्क देंगे, वो हमें डेज नहीं देंगे। तो 10 डेज का वर्क कैसे कंसीडर करेंगे, हमें सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, 10 का हो जाएगा 1/10। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। जब भी वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट आता है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने वर्क और वर्क को ऐड किया है, तो रिजल्टेंट में हमें वर्क देना है, उन्होंने डेज दिया तो हमें कन्वर्ट करना आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x को एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा केस 1 है। तो 1/x को एज्यूम कर लेंगे p एंड 1/y को एज्यूम कर लेंगे q। अभी मैं इसको यहाँ यहीं छोड़ती हूँ क्योंकि हमें एक और
सिचुएशन मिली है उसको लेके दोनों को साथ में रिप्लेस करेंगे। अगली सिचुएशन सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन्स ही चेंज हुए हैं। अगली बार पहले हमारे पास 8 मेन थे तो अगली बार 6 हैं, तो इक्वेशन वैसे ही बनेगी, नंबर्स चेंज होंगे। 6 men एंड 8 boys का बन जाएगा 6/x प्लस 8/y। कितने दिन में वो मिलकर काम कंप्लीट कर रहे हैं? इस बार वो 14 डेज लगा रहे हैं, तो मैं 14 नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी 1/14। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ज़रूर फॉर्म हो चुकी हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं, तो अभी इन्हें हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो स्टार्ट करते हैं रिड्यूस करना। रिड्यूस करने के लिए क्या होगा? 1/x और 1/y को कुछ और वेरिएबल कंसीडर करते हैं, p and q लेके चलते हैं। तो हम लिखेंगे लेट 1/x is equal to p and 1/y is equal to q by putting 1/x is equal to p and 1/y is equal to q। कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आपको दिख रहे हैं, मेंशन कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 आपको दिख रही है 8/x एंड प्लस 12/y, तो 1/x की जगह मैं लिखूंगी p। तो कैसे होगा? तो ये होगा 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 1/10, और नेक्स्ट के लिए हो जाएगा 6p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/14। तो ये जितनी भी इक्वेशंस हमने बनाई थी वो इक्वेशन अब हमारी कन्वर्ट हो चुकी है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। क्लियरली हमें दिख रहा है p एंड q की पावर 1 है, और जब पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, 2 वेरिएबल भी हैं। तो यहाँ पर हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो चुकी हैं 2 वेरिएबल के साथ। फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने कई मेथड पढ़े हैं। एल्जेब्रिकल मेथड की बात करें तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होता कि आपको वही मेथड लगाना है, तो आपके यहाँ पे चॉइस रहेगी, तो कुछ भी मेथड लगा के इसको आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। लीनियर क्यों बन चुकी है? क्योंकि p एंड q की पावर 1 है। अब यहाँ पे कोई भी मेथड लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन का हो, चाहे वो मेथड हमारा एलिमिनेशन का हो, या फिर हमारा मेथड हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी मेथड ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ एलिमिनेशन मेथड का। तो एलिमिनेशन मेथड के आपको स्टेप्स तो याद होंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा होता है कि दोनों इक्वेशन के वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को चूज करके उसका कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो यहाँ पे अगर मैं p लेती हूँ तो p का कोफिशिएंट 8 है और यहाँ पे p का 6 है। कुछ ऐसा किया जाए कि 8 एंड 6 कुछ ऐसे नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 एंड 6 इक्वल हो जाए। तो वो क्या हो सकता है? अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ वो हो जाएगा 24, तो 6 को भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 24 देगा और वो देगा 4। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। मीन्स ये हो जाएगा इंटू 3 और ये हो जाएगा इंटू 4। तो देखते हैं क्या मिलता है। 3 इंटू 8 हमें देगा 24p प्लस 12 इंटू 3 36q इज इक्वल टू 1/10 है, तो ये बन जाएगा 3/10। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो वहाँ इंटू 4 करना है, 4 से मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो हमें ये देगा 24, वेरिएबल p है, प्लस 8 इंटू 4 32q इज इक्वल टू 1/14 है, तो ये हो जाएगा 4/14। स्टेप नंबर 1 हो गया एलिमिनेशन का। उसके बाद हमें कुछ ऐसा करना है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। क्या कर सकते हैं? या ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि सब्ट्रैक्शन से ही हमारा p वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो सब्ट्रैक्शन में आपको मालूम है साइन चेंज करना होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट में माइनस शो कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की है, जिससे ये दोनों नंबर हमारे कैंसिल हो गए। एंड 36 अब प्लस 32 नहीं होगा, माइनस 32 होगा। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 4q इज इक्वल टू
3/10 माइनस 4/14 को अगर मैं रिड्यूस करूँ, ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2/7। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें, 4Q एलसीएम यहाँ पे 10 and 7 का अगर मैं 70 ले लूँ तो ये क्या होगा 21 माइनस 20। फर्दर इसे हम सॉल्व करें तो ये हमें आगे क्या देगा, ये देगा 4Q इज इक्वल टू 21 माइनस 20 मीन्स 1/70। 1/70 मीन्स यहाँ पे हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी 1/70 इंटू 4। ये कितना होगा, Q इज इक्वल टू 1/70 इंटू 4, 7 4 28, 280। तो हमारे यहाँ पे Q की वैल्यू आ चुकी है। Q हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने इनिशियली एज्यूम किया था x y, लेकिन हमें जो यहाँ मिलने वाला है वो मिलने वाला है P एंड Q। अभी Q मिला है, एक बार P निकालते हैं, फिर दोनों को एक साथ में हम फाइनली x एंड y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करना है, इस Q की वैल्यू को हमें कोई भी इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, आप ये नई वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ये जो पुरानी हमने बनाई थी उसमें भी पुट कर सकते हैं। तो वो हमारी पुरानी इक्वेशन क्या थी, इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, वो डेफिनेटली इक्वेशन क्या थी, 24 डिवाइडेड बाय 3 8p प्लस 12Q इज इक्वल टू 1/10। ये हमारी इक्वेशन हमने 1 and 2 इनिशियली मानी थी, ये इक्वेशन हमने बाद में जो बनाई थी सब्स्टिट्यूशन के बाद, ये वो वाली इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो ये जो Q की वैल्यू आई है हम Q में रिप्लेस करेंगे तो P की वैल्यू मिल जाएगी। तो निकालते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 8P प्लस 12Q की जगह 1/280 इज इक्वल टू 1/10। ये आगे देगा 8P प्लस, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 6 12, 140, 2 3 6, 2 7। ये हमें कट करने के बाद दे रहा है 3/70। तो मैंने यहाँ लिखा 3/70 इज इक्वल टू 1/10। तो हमें क्या मिला, 8P इज इक्वल टू 1/10। ये 3/70 अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हमें देगा माइनस में, माइनस 3/70। 8P यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो 10 and 70 का एलसीएम 70 आना चाहिए। 70 एलसीएम है, 70 डिवाइडेड बाय 10 7, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7 आएगा, माइनस 70 डिवाइडेड बाय 71, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 7 माइनस 3 हमें देगा 4/70। तो P की वैल्यू क्या होगी, 4/70, और ये 8 उधर नीचे जाएगा। आगे हमें ये क्या मिलेगा, आगे मिलेगा हमें P इज इक्वल टू, यहाँ 4 and 8 कट हो रहा है, 4 1 4, 4 2 8 एंड 70 इंटू 2, 2 7 14। तो ये हमें देगा 1/140। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Q मिला 1/280, P मिला 1/140, लेकिन अल्टीमेटली हमें P एंड Q नहीं चाहिए, हमें अल्टीमेटली चाहिए X एंड Y। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो भी सब्स्टिट्यूशन किया है उसको वापस लेकर आएंगे। तो करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 1/x जो कि P था, और P हमें यहाँ पे क्या है मिला है 140। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 140, और x क्या था, x था नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे 140 डेफिनेटली क्या है हमारा डेज। और हमें ये भी मालूम है 1/y क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए Q, और Q क्या है 1/280। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/280। तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है 280, क्योंकि वो भी टाइम था तो मतलब ये भी क्या हो गया डेज। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों के लिए भी आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं, मैन एंड बॉय का। बट देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय वन मैन अलोन। तो इनिशियली हमने मैन के लिए अज्यूम किया था x, तो फाइनल आंसर को हम एक स्पेशल लाइन में जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर the time
taken by one man alone इज इक्वल टू x होगा, और वो x हम निकाल चुके हैं, वो क्या है 140 डेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या किया, रियल लाइफ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में बहुत आती है, तो कैसे स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट करें कि एक मैन का वर्क और टाइम का क्या रिलेशन बन के आएगा। तो इस तरह से इक्वेशन हमने फॉर्म की। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं बनी तो हमने उसको एजम्पशन के मतलब सब्स्टिट्यूट के मेथड से रिड्यूस करके बना दिया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। वहाँ पर भी इक्वेशन बनाते टाइम हमें लीनियर नहीं मिल पाती, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर बना के फिर वापस उसको रिप्लेस करके आंसर को हम शो कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। Example 2. A person can row 18 kilometer downstream and 12 kilometer अपस्ट्रीम इन 3 hours। समझ में तो आपको आ रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब है कि कोई वाटर फ्लो हो रहा है, और जब वहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आपके एग्जाम में आए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए। जब डाउन स्ट्रीम का मतलब, स्ट्रीम का मतलब तो आपको क्लियर है कि वहाँ पे वाटर फ्लो है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जो भी पर्सन है या जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव हो रहा है वो स्ट्रीम की मतलब वाटर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में उस ऑब्जेक्ट की अपनी स्पीड के साथ वाटर की स्पीड भी ऐड हो जाती है, तो इसलिए डाउन स्ट्रीम को आपने उसके अकॉर्डिंगली चेक करना है। और यहाँ पे अपस्ट्रीम बोला गया है। अपस्ट्रीम का मतलब कहीं ऊपर नहीं जाना, अपस्ट्रीम का मतलब है कि उसी वाटर फ्लो में ऑब्जेक्ट को मूव करना है, लेकिन इस बार वो पानी के साथ नहीं बहेगा, वो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे उसकी जो नेट स्पीड बनेगी वो अपनी स्पीड से कम होगी। वो कितनी कम होगी, वो वाटर फ्लो के अकॉर्डिंगली होगी। तो अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं, उस पर्सन की या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में वाटर की स्पीड को माइनस करते हैं। अगर वो डाउनस्ट्रीम होगा तो हम प्लस करते हैं। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे, एक तो होगा पर्सन की स्पीड, उसको हम x ले लेते हैं, और एक होगा स्ट्रीम की स्पीड मतलब पानी की स्पीड। तो अब इसी कंसेप्ट को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाले कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे चलेगा ये कंसेप्ट। अ पर्सन कैन रो 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 hours। मतलब डाउनस्ट्रीम में जो वो 18 किलोमीटर जा रहा है और अपस्ट्रीम में जब वो 12 किलोमीटर जा रहा है, तो दोनों का जो टाइम है वो वहाँ पर टाइम 3 hours के लिए उसने बताया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ कंसीडर करनी है, मैथ्स में हमेशा क्या होता है, जब आप कुछ भी ऐड करते हो, आपने पढ़ा हुआ है इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हो या होल नंबर की प्रॉपर्टी हो, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आप जैसा भी ऐड करोगे वैसा मिलना चाहिए। 2 इंटीजर ऐड कर रहे हो तो इंटीजर मिलना चाहिए, होल नंबर ऐड कर रहे हैं तो होल नंबर मिलता है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 क्वांटिटी को, अगर मैं फिजिक्स की फॉर्म में देखूँ, फिजिकल या रियल लाइफ की बात करूँ, अगर मैं 2 चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ तो रिजल्टेंट भी वैसा होगा। अगर आप पानी में पानी मिलाओगे तो रिजल्टेंट आपका मिल्क नहीं होगा, वो पानी ही होगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर 2 चीज़ों को ऐड कर रही हूँ, डाउन स्ट्रीम में आपको डिस्टेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस की बात की जा रही है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ऑल टुगेदर तो वो हमें टाइम नहीं दे सकता। तो मतलब हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस को जो कंसेप्ट है उसको टाइम में लेकर आना होगा, तब जाके वो 3 में कन्वर्ट होगा। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, यहाँ पर हम फिजिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कंसेप्ट लगेगा। वो कैसे होगा मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगी कि कैसे डिस्टेंस को टाइम में कन्वर्ट किया जाए। सिमिलरली एक और सिचुएशन वैसी सी ही है, प्रॉब्लम सेम है बट सिचुएशन को चेंज कर दिया। अब सिचुएशन क्या है, अभी भी वो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंसेस डिफरेंट है। अभी वो क्या कर रहा है, ऑल्सो ही कैन रो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 hours। वैसे वैसे सिचुएशन है, नंबर्स में डिफरेंस है। हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर, क्योंकि जो पर्सन की स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड स्टिल वाटर में ही होगी, तो हमने वो स्पीड चेक करनी है, फाइंड करनी है उस पर्सन की स्टिल वाटर में क्या है। एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब वो जो स्ट्रीम है, वो जो पानी है फ्लो हो रहा है, कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, वो स्पीड भी हमने निकालनी है। और वो कैसे निकालनी है, बाय मेकिंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर द प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जो भी निकालते हैं हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट
हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो यही हम एज्यूम कर देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर। कितना एज्यूम कर लेते हैं? स्पीड है, कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल एक्स ही ले लेते हैं। और यहाँ पे जो स्पीड है वो किस तरह से ली जाएगी? उसकी यूनिट आपको मालूम है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेक करें, डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है, तो डेफिनेटली स्पीड क्या होगी हमारी? किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हम स्पीड एज्यूम करेंगे, स्पीड ऑफ किसकी? द वाटर करंट। स्पीड ऑफ द वाटर करंट, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही पर्सन मूव करेगा स्ट्रीम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर वो स्ट्रीम के अगेंस्ट, वाटर करंट के अगेंस्ट मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के कंसेप्ट को इन दोनों के साथ रिलेट करते हैं। तो वो रिलेट क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट, क्या लिखेंगे? डाउन स्ट्रीम का मोशन और अप स्ट्रीम का मोशन। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी पर्सन और वाटर की दोनों, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। सिमिलरली हम निकालेंगे अप स्ट्रीम, अपस्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि दोनों स्पीड है तो यूनिट वही रहेगी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जैसे ही आपको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको लाइंस हमेशा शो करनी है। कौन सी लाइन? जो पूछा गया वो हमने एज्यूम किया एक्स एंड वाई में डाउन स्ट्रीम है तो पर्सन के साथ वाटर करंट ऐड होगा, अप स्ट्रीम है तो पर्सन के साथ वाटर करंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब ये एक्स प्लस वाई हमें मिल चुका है, एक्स माइनस वाई मिल चुका है। अब एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। इक्वेशन लीनियर बन गई तो प्रॉब्लम हमारी वहीं सॉल्व है, मेथड को स्ट्रेट लगाएंगे, अगर नहीं हो पाती तो उसको रिड्यूस करेंगे। तो देखते हैं रिड्यूस करके वो हमें क्या देगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? पर्सन कैन रो 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर वो 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और उसके बाद 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो दोनों का टाइम है 3 आवर्स। जैसे मैंने पहले बोला कि हम दो डिस्टेंस को ऐड करके टाइम नहीं लेकर आ सकते, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, कौन सा? 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वाला, इस 18 किलोमीटर मतलब इस डिस्टेंस को टाइम में कन्वर्ट किया जाएगा। और सेकेंडली 12 किलोमीटर ये भी हमारा डिस्टेंस है, इसको भी टाइम में कन्वर्ट किया जाएगा। जब दोनों टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऐड करके वो हमें टाइम ही देगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूला। तो कैसे डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट होता है आपको मालूम होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हम पहले टाइम निकालते हैं। तो टाइम क्या होगा? टाइम इन डाउनस्ट्रीम, टाइम इन डाउनस्ट्रीम हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस, जो भी आपको वो डिस्टेंस देंगे अपॉन, क्योंकि डाउनस्ट्रीम है तो अपॉन जो स्पीड होगी वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी। और हम ये पहले चेक कर चुके हैं, जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था? x प्लस वाई। तो टाइम इन अपस्ट्रीम क्या होगा? टाइम इन अपस्ट्रीम, क्योंकि टाइम है तो फॉर्मूला तो वही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होगा? x माइनस वाई। तब अब हमारे पास डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्जन आ चुकी है। अब सिचुएशन में लगाते हैं और इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। पहले सिचुएशन क्या है? डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस 18 है और अप स्ट्रीम के लिए 12 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 डाउन स्ट्रीम, 18 डिस्टेंस है तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई।
अब क्योंकि 2 बार है, टोटल टाइम है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस। अगली बार अपस्ट्रीम 12 के लिए तो ये हो जाएगा 12 अपॉन, अब यहाँ पर हम करेंगे x माइनस वाई अपस्ट्रीम के लिए, और टाइम है हमारा 3। अब आप देख सकते हैं टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम। सिमिलरली सेकंड में आप देख सकते हैं वहाँ पे 36 किलोमीटर फिर से डाउन स्ट्रीम के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। टोटल टाइम है इसलिए प्लस आएगा, और अगली बार 40 किलोमीटर दिया है तो ये होगा 40 अपॉन 40 किलोमीटर किसके लिए दिया है, अपस्ट्रीम के लिए दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई, और टोटल टाइम इस बार हमें दिया है 8। यहाँ पर हमारी 2 इक्वेशन फॉर्म हो चुकी हैं, लेकिन जो इक्वेशन फॉर्म हुई हैं वो ज़रूर इक्वेशन तो हैं, क्योंकि LHS है RHS है, बट ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स नीचे हैं। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ये केस 3 है, जहाँ पे वेरिएबल दोनों एक साथ है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को p मान लेते हैं, x माइनस वाई को q मान लेते हैं और इसको रिड्यूस करते हैं। तो इसकी स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। तो अगर मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p मान लेती हूँ और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को q मान लेती हूँ, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, शायद आपको ये समझ आ जाएगा क्योंकि पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, ये हमें देगा 18। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ p। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप मिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुकी है। प्लस 12 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई होगा, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम एज्यूम कर लेते हैं q, तो ये बन जाएगा 12q इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। सिमिलरली ये बन जाएगा 36। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का जो हमने सब्स्टिट्यूशन रखा है p रखा है, तो यहाँ पे p आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का सब्स्टिट्यूशन q रखा है तो यहाँ q आ जाएगा, ऊपर 40 है तो ये 40 रहेगा, इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन बन चुकी है हमारी 4। अब हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, अब हमारे यहाँ पे चॉइस रहेगी, कोई भी मेथड लगाएं। मैं यहाँ पे फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, और एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी एक वेरिएबल चूज़ करके उसका कोफिशिएंट सेम करना है। तो अगर मैं p की बात करूँ, p के पास 18 है, यहाँ p के पास 36 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 18 को सिंपली मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो 36 हो जाएगा। नॉन ज़ीरो नंबर है 2, और हमारे कोफिशिएंट सेम होते ही एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 18 2 36p। पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 12 हमें देगा 24q इज इक्वल टू 3 इंटू 2 देगा 6। अगले में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिख सकते हैं। 36p प्लस 40q इज इक्वल टू 8। क्लियरली दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से ही एलिमिनेट होगा, साइन चेंज करने होंगे। p यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, एंड 24 माइनस 40 कितना देगा, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, 16। 40 बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए, माइनस 16q इज इक्वल टू 6 माइनस 8 हमें देगा -2। तो q की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/8। बट ध्यान रहे ये हमारा आंसर नहीं है, हमें q नहीं चाहिए, हमें x एंड y चाहिए। पहले p एंड q निकाल देते हैं, फिर इनको रिप्लेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस q को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मैं अगर इक्वेशन 3 में पुट करूं तो वो क्या होगा, इक्वेशन 3 है 18p प्लस 12q इज इक्वल टू 3। हमें किसकी वैल्यू मिली है, q की वैल्यू मिली है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी q की जगह। q की वैल्यू क्या है, 1/8। ये जा रहा है 4 के टेबल पे, 4 2 8, 4 3 12। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 18p इज इक्वल टू 3। ये 3/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3/2। 18p इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 6, 6 माइनस 3 3/2। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू को डायरेक्ट निकालूं तो 18 जाएगा नीचे, 3 और 18 कट हो जाएंगे, 3 एंड 18 कट होगा, 6 3 6 18, और नीचे रहेगा 2 एंड 6 नीचे होने से हमें मिलेगा 1/12। यहाँ मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, आप उसको करके वेरीफाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमें Q मिल चुका है 1/8 और P मिल चुका है 1/12, लेकिन ये हमारे फाइनल आंसर नहीं है। हमें याद रहना चाहिए कि P हमने एज्यूम किया था 1/x + y और Q हमने एज्यूम किया था 1/x - y। तो रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि फाइनली x एंड y की वैल्यू क्या आ रही है। हमने एज्यूम किया था 1/x + y P, तो हमें ये क्या देगा 1/x + y = P हमने कैलकुलेट किया 1/12। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो x + y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 12। सिमिलरली हमने एज्यूम किया था x - y = q, मतलब 1/x - y, q की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1/8। तो यहाँ पे 1/8 दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कितना मिला x - y = 8। तो क्या हमें आंसर मिल चुके हैं, क्या हमें x एंड y मिल चुके हैं? नहीं, अभी भी हमें x एंड y नहीं मिले हैं। हमें x एंड y एडिशन के साथ और सब्ट्रैक्शन के साथ मिले हैं, मतलब फर्दर हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है। इनिशियली मिली, फिर उसको हमने रिड्यूस किया, अभी फिर से हमें दो इक्वेशन मिली हैं। दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल है। अगर इक्वेशंस की बात करूँ तो 1 2 3 4 हमारा हो चुका है। हम ये बोल सकते हैं इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है। अभी यहाँ पे हमें x + y की फॉर्म में मिला है, x - y की फॉर्म में मिला है, x एंड y नहीं मिला। इक्वेशन बन चुके हैं 5 एंड 6, तो इसको फर्दर हमें सॉल्व करना होगा। फिर से अगर मैं एलिमिनेशन लगाऊं तो डायरेक्ट एलिमिनेशन लग सकता है। स्टेप नंबर 1 पहले से ही है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। डायरेक्ट अगर इसे एलिमिनेट करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y और y के दोनों के जो साइन है वो डिफरेंट है। तो सिंपली यहाँ पे बिना सब्ट्रैक्शन किए, मतलब ऐड करते ही ये कैंसिल हो रहा है। तो हमें x एंड x क्या देगा, ऐड करके 2x देगा, एंड 12 एंड 8 ऐड होके हमें देगा 20। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 10। फाइनली तो हमें x ही चाहिए और x के साथ y चाहिए। तो y क्या होगा, इक्वेशन 5 या 6 किसी में भी पुट करूँ। अगर इक्वेशन 5 में मैं पुट करती हूँ, इक्वेशन 5 है x + y = 12, x की वैल्यू 10 + y = 12। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 12 और 10 उधर जाके माइनस, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है। तो x एंड y जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था वो आपको लास्ट में लिखना होगा। देयरफॉर हमने x क्या लिया था, स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर। सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 10 km/h एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज इक्वल टू 2 km/h। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे हमने रियल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए, चाहे वो वर्क एंड टाइम हो या फिर हमारे वाटर स्ट्रीम के साथ हो। बट इन दोनों क्वेश्चन को करना सफिशिएंट नहीं है, आपको और प्रैक्टिस करनी होगी और से और ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन बना के उनको रिड्यूस करना होगा। तो आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाई हूँ, उनको आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए, और जो भी आपको डाउट है आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है वो भी डाल सकते हैं, फीडबैक देना हो वो भी दे सकते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स साइमल्टेनियस, मतलब पेयर, मतलब दो इक्वेशन, दो सिचुएशन को स्टडी करते हुए हमने पूरे चैप्टर को स्टडी किया और उसके डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया।